वहीं एक आइडिया ये भी उभर कर आया है कि जम्मू को सेपरेट स्टेटहुड जो है वो मिल जानी चाहिए। क्या आप इस तरीके की सोच से सहमत हैं? देखिए, ये बातें तब निकलती हैं जब हमारे पास हम हल तलाश करते हैं कि मुझे नुकसान हो रहा है, मुझे ज़ख्म लग रहे हैं, इसकी दवाई क्या है। जम्मू के नैरेटिव को लेकर क्या कोई कंसेंसस बन पाया है? जिस समय प्रधानमंत्री ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, उसी समय जम्मू में डोगरा सदर सभा ने भी एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, जिसमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के जम्मू के लीडर्स को न्योता दिया कि आप आएँ, आप बात रखें जम्मू की और आप बात करें कि जम्मू को लेकर आपका विजन क्या है। वहीं इस समय जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, डिलिमिटेशन कमीशन भी जम्मू कश्मीर आया और अब आने वाले समय में इलेक्शंस की भी बात की जा रही है। इस सब को लेकर बात करने के लिए मेरे साथ हैं डोगरा सदर सभा के अध्यक्ष कुलचैन सिंह चाड़क। चाड़क साहब, वेलकम टू स्ट्रेट लाइन। थैंक यू। चाड़क साहब, सबसे पहले यही कि जो ऑल पार्टी मीटिंग डोगरा सदर सभा ने बुलाई थी, उसमें कौन कौन आया और क्या क्या बात हुई? देखिए, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर तो तकरीबन चार पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग आए और सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं या ट्रेडर्स की हैं वो तकरीबन सारे लोग थे। और उसमें बात यही चली कि भाई आज तक डिलिमिटेशन के जो प्रोसेस जम्मू कश्मीर के अंदर होता रहा, वन साइडेड होता रहा। क्योंकि पता नहीं, मैं अब किसी को कहना नहीं चाहता, लेकिन सबकी एक आवाज़ थी कि हमारा केस ठीक ढंग से रखा नहीं गया। हम कहीं कश्मीरियों को गाली देते हैं, किसी को कहते हैं, वो बात नहीं है। बात ये है कि कश्मीर के अंदर भी लोगों ने अपने वकील चुने, एमएलए के रूप में, एमपी के रूप में, और जम्मू के अंदर भी अपने लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव चुने। केस तो उन्होंने लड़ना था, चाहे असम्बली थी चाहे पार्लियामेंट थी। तो ये हमें मान के चलना पड़ेगा कि हमारे वकील वो केस जिस तरीके से आर्गू करना चाहिए था असम्बली के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर, शायद वो अपना पक्ष अच्छे ढंग से नहीं रख सके, जिसकी वजह से ये हुआ कि ये वन साइडेड फैसले हुए। ये 41 से ही शुरू हो गया था। जब जब ये इसके लिए कोई, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली बनी, चाहे बाद में चाहे सेंसस हुए, चाहे वो इलेक्टोरल रोल रिवाइज हुए, तो उसमें सब में बड़ी ज़बरदस्त हेरा फेरी होती रही और हमारे लोगों ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ये बात खुल के हर लीडर ने वहाँ पर कह दी। आज की जो पीढ़ी है उसने खासकर बड़े ज़ोर से अपना इस ढंग से केस रखा और अपना गिला भी रखा। यहाँ पे सिग्निफिकेंट ये है कि आपने उस समय कहा था कि जो लीडर इस न्योता देने के बाद भी नहीं आता, मुखौटा हट जाएगा चेहरे से कि कौन लोग सच में जम्मू के लीडर हैं और किन लोगों को जम्मू की फिक्र नहीं है। तो आपसे जानना चाहूँगी कि कौन कौन वो लीडर्स थे जो बात तो जम्मू की करते हैं लेकिन जो मीटिंग में शामिल नहीं थे? देखिए, बात यह है, ये बात तो बड़ी इम्पॉर्टेंट आपने कही। मैंने नहीं सिर्फ कहा, जम्मू का बच्चा आज उनके अंदर अवेयरनेस है। आपने देखा होगा जिस दिन ये डिलिमिटेशन कमीशन के लोग वहाँ पर रेडिसन होटल के अंदर आए, तो वहाँ आपने क्राउड देखा होगा। जम्मू की कोई संस्था पीछे नहीं रही थी, जम्मू का कोई इंटेलेक्चुअल पीछे नहीं रहा था। हर एक के हाथ में एक पेपर था मेमोरेंडम की शक्ल में, और उस पर तकरीबन ये हर एक ने गिला किया था कि जम्मू के साथ एक बड़ी ढंग से एक जो ज़्यादती हुई है, बड़ी प्लानिंग से हुई है, और उसका प्लानिंग का मुकाबला हमारे लोग नहीं कर सके। और उससे ये लगता था कि ये अवेयरनेस आज जम्मू के अंदर है, अब शायद ऐसा वो नहीं चाहते। और ये बात जो आपने कही कि हमने जब ऑल पार्टीज़ मीटिंग बुलाई तो उसमें बहुत से लीडर नहीं आए, लेकिन उन्होंने किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम नहीं आना चाहते। अपने अपने ढंग से किसी ने ये कहा मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, या किसी ने कहा कि मैं इस वक्त किसी मीटिंग में हूँ। उस ढंग से किसी ने ना नहीं की, मैं ये नहीं कहना चाहता। लेकिन जो भी आए, एक आवाज़ से उन्होंने कहा कि इस दफ़ा डोगरा सदर सभा, आपको आप जानते हैं 118 साल पुरानी संस्था, सिर्फ डोगरों की जम्मू की नहीं, शेख अब्दुल्ला भी इसके मेंबर रहे हैं। ये 118 साल पुरानी संस्था है। पहला पॉलिटिकल प्रोसेस जब शुरू हुआ, अब एक पॉलिटिकल अवेकनिंग जब शुरू हुई, तो डोगरा सदर सभा का मेन रोल था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पर बैठे, ये वो सभा है। तो हमने यही बात कही कि हम रूट्स को पकड़ लें,
रूट्स हमारी ये है, एक तो यहाँ का गज़ब का भाईचारा, आज इन पॉलिटिकल इंटरेस्ट को लेकर हमने यहाँ दरारें डाल दी और अपने अपने इलेक्शन जीतने के लिए कश्मीर के अंदर कोई लोग बुरे नहीं है। मैं आज भी कहता हूँ, कहीं गांव में बुज़ुर्गों के साथ बैठ जाओ, पहली बात वो ये कहते हैं, मैं एज मिनिस्टर भी रहा और मुझे आदत थी, मैं पद यात्रा करता रहा कश्मीर के अंदर भी, और जहाँ भी बुज़ुर्ग मिले मैं बैठता था, पूछता था, वो कहते थे काश के महाराजा हरी सिंह का फिर से राज हो। मतलब वो अपने आप को जोड़ते थे कि इंसाफ वहाँ से मिलता था। और महाराजा हरी सिंह तो हिंदू था, इसलिए हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं था, ये अपने अपने इंटरेस्ट के लिए ये क्रिएशन उनकी थी। और ये मैं आपको बताऊं, जो लोग नहीं आए वो उनकी बात तो अलग रही, वो चलो बिज़ी होंगे, हमने कहा है कि नेक्स्ट मीटिंग में वो आएँ, लेकिन ये भी कह दिया कि जो मेमोरेंडम यहाँ हमने एक साझा किया है वो अपने अपने फोरम से आप जब भी बात रखो वही बात रखो जो हम सब ने यहाँ अप्रूव किया है, ताकि एक ही बात लेकर हम चलें। वही बात आपसे समझना चाहूंगी कि किस बात पर कंसेंसस हुआ, जो बात आपने भी और फिर उन सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी जो शामिल थी वो डिलिमिटेशन कमीशन के सामने रखी। देखिए दो बातें थी। एक तो ये था कि पूरी स्टडी हमने, ये सारा पिछला प्रोसेस हुआ है उसको स्टडी करने के बाद हम यहाँ पहुँचे, हर एक आदमी, सारे इंटेलेक्चुअल जो बैठे थे वो यहाँ पहुँचे कि वो वन साइडेड ये सारे फैसले होते रहे, दूसरी साइड से केस अच्छे ढंग से प्लीड नहीं हुआ, और या उस प्लानिंग को हम समझ नहीं सके जिसकी वजह से जम्मू के ऊपर एक डोमिनेशन रही। क्योंकि ये पूरे जो इतना सेंसस हुआ है वो सारा वॉइस था, हमने देख लिया एक ही दफ़ा। सिर्फ 2002 में आपने देखा होगा कि वहाँ जब इलेक्टोरल लॉ रिवाइज हुए तो 2 लाख वोटर जम्मू का ज़्यादा निकला, लेकिन उसके बाद उन्होंने अगली इलेक्शन में कहा कि नहीं ये गलत हुआ है, हमें दोबारा से करना पड़ेगा, और उन्होंने 2 लाख 2014 के इलेक्शन में ज़्यादा दिखा दिया, सिर्फ ये करने के लिए कि हम ये सारा सिलसिला एक्सपोज हो जाएगा। और उसके बाद फ्रीज़ कर दिया कि भाई अब ये 2002 के बाद की बात है, ये फ्रीज़ कर दिया कि अब 2026 तक सेंसस नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ी चाल थी, तो उस चाल में लोग ये अपना रोल नहीं अच्छी तरह प्ले कर सके। लेकिन हमने इस दफ़ा ज़रूर ये कहा कि अब 3 चीज़ें सामने हैं, एक जोग्राफियाई सिचुएशन जो है टोपोग्राफी के लिहाज से, एक कनेक्टिविटी और एक पॉपुलेशन, और चौथी भी बात है वो है एरिया। 4 बातें सामने रख के वो इंसाफ अब चाहिए, और उस इंसाफ को लेकर हमने भी जो एक मेमोरेंडम तैयार किया उसमें हमने कुछ चीज़ें जो हैं वो सामने रखी कि कितनी सीटें जम्मू की बनती हैं, और पीओजे के अंदर जो उसकी सीटें रिजर्व हैं उनका क्या करना चाहिए, और यहाँ जम्मू की आज सिचुएशन क्या है, जो 41 में थी वो सिचुएशन नहीं है, उसको सामने रख के क्या होना चाहिए। क्या आप समझते हैं कि पॉसिबल है कि जम्मू की और कश्मीर की सीट्स बराबर हो सकें, और क्या ये पॉसिबल है कि पीओजेके की जिन सीट्स को लेकर बात की जा रही हैं कि 8 सीट्स को डीफ्रीज कर दिया जाए या 12 सीट्स को डीफ्रीज कर दिया जाए, क्या वो पॉसिबल है? देखिए ये पॉसिबल ज़रूर है कि अब जब भी सेंसस होगा, अब ये 2011 के सेंसस पर कर रहे हैं, वो इंसाफ नहीं होगा। लेकिन इन्होंने ये कह दिया उसके जवाब में कि पार्लियामेंट में हम ये पास कर चुके हैं, सिर्फ 7 सीटों का फैसला होगा, तो अच्छी बात है। उन 7 का जो फैसला करना है, अगर नहीं हालांकि कोई इतनी ऐसी बात नहीं, 4-5 महीनों के अंदर सेंसस भी हो जाता, लेकिन अब कर रहे हैं कि पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, तो वो ये 7 सीटें भी मापदंड ये होना चाहिए, नंबर 1 कनेक्टिविटी, और कंडियों की देखो, डोडा की देखो, पोंटेजौरी की देखो, इन पहाड़ों की बनी बिलावर की देखो, मछेड़ी की देखो, इनको सामने रख के ये 7 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ सारी की सारी जम्मू की बनती हैं और जम्मू को मिलनी चाहिए। यहाँ तक आपने कहा पॉपुलेशन का या वोटर पॉपुलेशन का, ये एक सही बात है। आज जम्मू बहुत आगे है, क्योंकि एरिया के लिहाज से तो डबल है। कश्मीर जो है जो वो 50% है, जितना एरिया जम्मू का है इससे 50% है, और
वोटर और पॉपुलेशन के लिहाज से भी आप ज़रा खुद सोचो कि यहाँ वेस्ट पाकिस्तान के भी, यहाँ पीओजे के भी लोग यहाँ बसे हुए हैं जिनको अब इन्होंने वोटर्स डिक्लेयर किया, राइट दिया है। यहाँ पर वाल्मीकि यहाँ पर हैं, गुरखज यहाँ पर हैं, वो सब इसमें है। और इसके अलावा आधा कश्मीर यहाँ है। मुझे बताओ कि यहाँ से कौन गया? पुंछ, राजौरी, डोडा से किसने जाकर कोठियाँ वहाँ बनाई या वोटर बने कश्मीर के अंदर? लेकिन वहाँ के आज कश्मीर के हालात सामने रखते हुए, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, बेचारा उन हालात से अपने आप को, बच्चों को बचाने के लिए जम्मू में उसने दूसरा घर बनाया और वोटर भी बना है। आज अगर सेंसस हो, हम ये बिल्कुल क्लियर ये विश्वास रखते हैं, आज सेंसस हो तो कश्मीर की सीटें बहुत कम हो जाएंगी और जम्मू की सीटें बहुत बढ़ेंगी। लेकिन चाक साहब, जिस तरीके से आप ही ने खुद कहा कि अभी तक जो वकील रहे हैं जम्मू रीजन के, यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स रहे हैं, उन्होंने इस रीजन की ये जो केस है वो ठीक से प्रेजेंट नहीं किया। अब भी अगर सीटें बढ़ा दी जाती हैं, क्या आपको लगता है कि केवल सीटें बढ़ाने से जम्मू की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो जाएगी? क्योंकि लोग तो अभी भी आपको वही चुनने हैं जो पहले भी आज से पहले इक़्तिदार में आ चुके हैं और जिन्होंने पहले भी केस अच्छा प्लीड नहीं किया। एक बात आप भूल गए, मैंने ये कहा कि ये फर्स्ट टाइम था कि डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू में आया और इतना क्राउड देखने को मिला कि जम्मू की कोई संस्था, कोई इंटेलेक्चुअल पीछे नहीं रहा, हर एक के हाथ में मेमोरेंडम था और उस मेमोरेंडम पर यह था कि जम्मू के साथ आज 72 सालों में ज़्यादती हुई है। अब इतनी अवेयरनेस उन लोगों में देखी कि अब हम अब नहीं चाहते, इसलिए अब जो जाएंगे हमारे वकील वो सोच के जाएंगे। अब अगली जनरेशन के सामने ऐसा वक्त आ रहा है, कहीं हमने गलतियां कर दी, अगली जनरेशन हमें यहाँ से पकड़ेगी। क्या वो रीजनल पॉलिटिकल आउटफिट्स हैं जम्मू रीजन में जो पूरे जम्मू रीजन को एक साथ लेकर चल सके? क्योंकि अभी तक जो पॉलिटिक्स रही है उसको अक्सर ये कहा जाता है रिएक्शनरी पॉलिटिक्स है कि कश्मीर को यूनिवर्सिटी मिल गई, हमें भी चाहिए, वहाँ अस्पताल बन गया, हमें भी दे दो, वहाँ ये हो गया, हमें भी दे दो। क्या यही तरीका आगे भी चलता रहेगा? सिर्फ यहाँ तक ही महदूद होता तो भी नुकसान नहीं होता, इसके आगे चलो। अब ये कहना शुरू कर दिया कि मुस्लिम्स को मिल गया, हिंदू रह गए, सिखों को मिल गया, दूसरे रह गए। ये बातें तब निकली। अब देखिए 47 के बाद शेख साहब ने इलेक्शन जीतनी थी। मुझे अभी तक याद है, हम छोटे थे लेकिन मुझे पक्का होश है कि जब उस वक़्त भी सेंसस के अंदर थोड़ा सीटें जम्मू की बढ़ रही थी, मिस्टर कामली थे, मुझे अब तक थोड़ा थोड़ा याद है, वो कर रहे थे और बख्शी गुलाम अहमद ने बुला के उनको पूछा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, क्या करवा रहे हो? हमारे बुज़ुर्ग बताते थे। अब ये सुनी बात है, मेरे पास लिखा हुआ नहीं है, लेकिन यही बात मैं अब कह रहा हूँ कि ये इलेक्शनें जीतने के लिए जितने स्लोगन चले, मैं कह रहा हूँ कि आम कश्मीरी मुसलमान मुझे इतना प्यार करता है कि ये रोज़ों के दिनों में मेरे घर, मेरी कोठी में कश्मीर में बड़े बड़े पुराने बड़े हाजी बेचारे वो आ जाते थे लेकर के, उसके वहाँ सहन में हमने नमाज़ पढ़नी है रोज़ों के दिनों में। मैं खुश होता था क्योंकि उनको लगता था, रात को फ़ोन आता था, रात को मैं जाता था। तो इसलिए वो चीज़ नहीं थी लोगों में। लेकिन उस वक़्त शेख साहब ने, जब उनका ज़माना आया तो महाराजा हरी सिंह को भगाना, हराना ऐसे पॉसिबल नहीं था जब तक हिंदू मुसलमान का फसाद ना होता। तो ये सारी पॉलिटिक्स थी। अब भी मैं आपको बताता हूँ, अब जनरेशन समझ रही है। अब यहाँ भी कई बातें चलती थी। कल भी मेरी मीटिंग हुई और वहाँ पर एक किसी ने हिंदुत्व की बात कर दी। मैंने उसे कह दिया, मैंने कहा मुझे बताओ क्या करोगे आप, क्या लड़ाई यहाँ करना चाहते हो? इस तरीके से हम चल सकते हैं? ये सोसाइटी चलेगी? ये शायद जरासीम कहीं से आ रहे हैं। तो माना उन्होंने। उसके बाद उन्होंने कहा कि आज उन्होंने कहा, मैंने कहा सेक्रेटरी अलग कर दिया, हमने संघर्ष किया, कई साल संघर्ष किया और सेक्रेटरी जब अलग करवाया कि अब दोनों जगह फंक्शन करें। कश्मीर के लोग भी सुखी रहे बेचारे, क्योंकि जब तूफ़ान बर्फ़ का होता है तो सारे लोग इस मौसम का फ़ायदा उठा रहे होते हैं, वो मर रहे होते हैं। और जब यहाँ झुलस रहे होते हैं गर्मी में तो ये ठंडी हवाओं में होते हैं। अब लोग खुश हैं। बाहर देख रहा हूँ, 4 दुकानदारों को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है, लोग खुश हैं। आज यही एक बात है, अब लोग समझ रहे हैं कि ये पॉलिटिक्स थी,
की पॉलिटिक्स थी इलेक्शन जीतने के लिए, एक इस गजब की स्टेट के अंदर जिसके भाईचारे के लिए गांधी ने भी कहा था कोई मिसाल नहीं है, वहाँ पर आग लगवा दी। उस वक्त 47 में भी आपको पता कैसे कैसे आग लगी, किसी के कश्मीर के अंदर बहू बेटियों का क्या हुआ, कैसे कवालियों के रूप में यहाँ लोग आ गए। तो इसलिए ये सियासत बाद में चली। अब मुझे लगता है अगली जनरेशन सिर्फ समझी नहीं बल्कि हिसाब लेगी कि किस किस ने यहाँ क्या किया हुआ है। चार साहब, जब इतिहास में भी देखा जाए बहुत सारे ऐसे लीडर्स देखने को मिलते हैं, कश्मीर के लीडर्स देखने को मिलते हैं जिनकी एक्सेप्टेबिलिटी, जिनकी पॉपुलैरिटी जम्मू रीजन में भी थी, लेकिन जम्मू के इतिहास में बहुत कम ऐसे नाम देखने को मिलते हैं जिन लीडर्स की एक्सेप्टेबिलिटी कश्मीर में भी हो। तो आने वाले समय में भी अगर आप कहते हैं कि बात बराबरी की भी होगी, क्या इस समय आपको कोई ऐसे लीडर, कोई ऐसी पार्टी नज़र आ रही है जो जम्मू बेस्ड हो, जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी कश्मीर में भी हो? नहीं, देखिए पार्टी की बात नहीं है, इंडिविजुअल्स, कोई बड़ा लीडर इंडिविजुअल की बात मैं आपको बताता हूँ, डेफिनेटली है। आप लोग तलाश, अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ बहुत से कश्मीरी भाई हमारे यहाँ बठिंडी वगैरह में, इन जगहों पर सिदरा वगैरह में हमारे दोस्त हैं, अच्छे अफसर्स हैं, बाकी रिटायर्ड लोग हैं, उन्होंने कोठियाँ बनाई। अब उनके साथ जब हम बैठते हैं कहते हैं, वो ये मानते हैं कि बहुत साजिश हुई है कश्मीर के अंदर। आज हमारे बच्चों के आगे के अंधेरा छाया हुआ है और जम्मू के अंदर ऐसे लीडर गिने चुने रहे, क्योंकि मैंने बताया ना, प्रॉब्लम ये हुई कि उस वक़्त एक बुखार चढ़ा हुआ था कि महाराजा हरी सिंह को यहाँ निकाला गया है। लोगों के अंदर गुस्सा था कश्मीर के खिलाफ, इस गुस्से को इनकाश करते थे वहाँ पर। वो जितनी महाराजा हरी सिंह को वो गालियाँ कश्मीर में देते थे, मुझे याद है एक किताब लिखी किसी ने और उस किताब पर फोटो था कि एक डोगरे को खड़ा किया हुआ है कुल्हाड़ी देकर और कश्मीरी का सिर कटा हुआ है कि देखो ये डोगरों ने जुल्म किया। इसी कैसी बातें की, ये कहाँ थी तारीख में। इसलिए अब एक्सेप्टेबिलिटी होगी, क्योंकि जिनको होश आ रही है वो कहते हैं इस पर्दे को अलग करो, हमें मत तबाह करो, हम इकट्ठे चलेंगे और इकट्ठे चल के ही गुजारा हमारा होगा, ये पक्की बात है। वहीं एक आइडिया ये भी उभर कर आया है कि जम्मू को सेपरेट स्टेटहुड जो है वो मिल जानी चाहिए। क्या आप इस तरीके की सोच से सहमत हैं? देखिए, ये बातें तब निकलती हैं जब हमारे पास हम हल तलाश करते हैं कि मुझे नुकसान हो रहा है, मुझे ज़ख्म लग रहे हैं, इसकी दवाई क्या है। तो दवाई ढूंढने के लिए कोई हकीम के पास जाता है, वो कोई मरहम दे देता है, कोई एंटीबायोटिक खाना शुरू कर देता है, तो ढूंढते हैं। आखिर फिर समझता है आदमी कि मुझे कौन सी दवाई मेरे लिए ठीक है। आज वो दवाई सामने आ रही है कि हमें अगर ज़िंदा रहना है, चलना है, स्टेट को ठीक रखना है, तो फिर ये दवाइयाँ जो हम ढूंढ रहे हैं वो दवाइयाँ टेस्ट करने वाली हैं अभी। अब मैंने तभी तो कहा कि जब सेक्रेटरीट दोनों जगह फंक्शन करना शुरू कर देता है, कर रहा है अब, और आगे अगर ढंग से करेगा बातें निकलेंगी। कितने एम्प्लॉइज़ जम्मू सेक्रेटरीट के अंदर हैं, कश्मीर के यहाँ कितने हैं, कश्मीर में कितने एम्प्लॉइज़ हैं सेक्रेटरीट के अंदर, जम्मू के कितने हैं, कश्मीर के कितने हैं। लद्दाख तो निकल गया। तो अब वो चीज़ें सामने आएंगी, जब सामने आएंगी बैलेंस बराबर होगा तो ये बातें ख़त्म हो जाएंगी। और अगर ये बना रहा इम्बैलेंस तो ये बातें चलती रहेंगी। मैंने कहा था, आप शायद पिछली मीटिंग में, आप जो ऑल पार्टीज मीटिंग थी, एक किसी पार्टी वाले ने उठ के कह दिया था हमें स्टेटहुड चाहिए, और दूसरे ने कह दिया कि हमारा सेक्रेटरी मूव करते रहना चाहिए। मैंने कहा दोनों बातों में डिफरेंट है। अगर आपको स्टेटहुड चाहिए तो सेक्रेटरी मूव करेगा, असेंबली आप कश्मीर में लगाओगे अपनी। तो ये बातें मुझे लगता है कि स्लोगन हैं। हाँ, अगर हल नहीं होता, अगर ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट इनके गिले शिकवे दूर नहीं कर सकी, तो फिर ऐसा बीज यहाँ पर पड़ जाएगा। आखिर में चाणक्य साहब, क्या आप डोगरा सदर सभा में ही रहते हुए इस जम्मू कश्मीर की राजनीति के ऊपर नज़र रखेंगे या फिर किसी पार्टी के सहारे जो है वो राजनीति में उतरेंगे? क्या इस तरह का कोई माइंड है अभी? ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल आपने पता नहीं कहाँ से निकाला। बात यह है कि मैं कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं जाता था। बचपन से हम प्रजा परिषद में ज़रूर रहे, उस वक्त पंडित मेरा डोगरा थे, और निकरें पहन के हम भी चने और गुड़ जेब में रख के पहाड़ों में चलते रहे। लेकिन मैं फिर उसके बाद कहता कि मैं पॉलिटिकल पार्टी में नहीं जाना। सोशल संस्थाओं में मैं रहा हूँ, राजपूत सभा का प्रेसिडेंट रहा हूँ, यहाँ के नहीं ऑल इंडिया लेवल पर भी, और काम किया है। आज भी
किसी स्टेट में चले जाओ, वहाँ कोई ना कोई मेरा पत्थर लगा हुआ आपको मिलेगा। और इकट्ठे यहाँ राजपूत सभा का प्रेसिडेंट बने, महासभा बना दी, मुस्लिम फेडरेशन बनवा दी, हिंदू सिंह सभा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल के एक गजब की महासभा बना दी। और उस वक़्त हाई डोर्स में गए, यासीन मलिक जैसे कि हाई डोर्स में पूछने के लिए कि आओ हल तलाश करें, जब चिराग शरीफ जल रही थी, जब इनके घरों में कोई जा नहीं सकता था, मिलते हम विदाउट सिक्योरिटी वहाँ पर गए। तो मैं बगैर उसके, ये नरसिम्हा राव ने यहाँ फ़ोटो भी लगा होगा, और नरसिम्हा राव ने अपने पीएम हाउस में 100 आदमी, ये हिंदू मुस्लिम यहाँ से थे, उन्होंने वहाँ अनाउंस किया था कि जम्मू कश्मीर के हल के लिए ये चाणक्य साहब जो महासभा के प्रेसिडेंट हैं, इनके और हमारे बीच में तीसरा आदमी नहीं होगा। यहाँ तक हमने काम किया। लेकिन बाद में सब ने, अर्जुन सिंह यहाँ आए, माधवराव सिंधिया आए, मैं इंडिपेंडेंट एमएलसी बना, फिर सब मेरे पीछे पड़ गए कि आपका पॉलिटिकल पार्टी में आना ज़रूरी है, आप रोल अदा कर सको। मुझे इन्होंने फिर लिया हाउस में, और उसके बाद मैं मिनिस्टर आया। उसके बाद इन्होंने देखा कोई काम मेहनत कर रहा है, यहाँ से लेकर मैं कई स्टेटों का इंचार्ज रहा, जनरल सेक्रेटरी रहा, हाईएस्ट फोरम के अंदर। तो अपने ढंग से मैंने कहा। उसके बाद जब मेरा वहाँ पर झगड़ा हुआ, यहाँ मुझे कुछ चीज़ें थी ऐसी जिनको मैंने अपोज़ किया, और उसके बाद मैं वहाँ से अलग हो गया। आज डोगरा सदर सभा में उस वक्त भी प्रेसिडेंट था, आज भी हूँ। डोगरा सदर सभा एक, इसके पीछे एक लंबा इतिहास है हमारे बुज़ुर्गों का। ये भी इसको बनाने वाले, कहाँ सरदार समुंदर खान, आज उसका पूरा ख़ानदान पाकिस्तान के अंदर है, कहाँ मियाँ ज्वाला सिंह, वो यहाँ पर है, कहाँ वकील हज़रत शाह, टॉप के ल्यूमनरी, लाल उमरी, ये वो गुलदस्ता है। आज मैं उसके अंदर हूँ, और इस गुलदस्ते के अंदर रहकर जितनी मैं सेवा कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। आने वाले समय में क्या होगा, कैसे हालात बनते हैं, क्या फ़ैसला जो जम्मू के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए चाहिए होगा, वो फैसला हम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने साफ तौर पर सुना कि जम्मू कश्मीर में अभी जो है अवेयरनेस के लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं। इसी को लेकर चाणक्य साहब ने बताया कि जम्मू के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन सालों से हुई है, रिस्पॉन्सिबल उसके वो वकील हैं जिन्होंने अभी तक जम्मू का केस ठीक से प्रेजेंट नहीं किया, यानी कि वो नुमाइंदे जिन्हें आम लोगों ने वोट करके मौका दिया कि आप हमारी बात करें। अब यही जो पॉपुलेशन है जम्मू कश्मीर की, यही जो लोग हैं, वो चाहते हैं कि हमारे नुमाइंदे वो हों जो हमारी बात कर सकें। और अब जब सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, इंसाफ जम्मू रीजन के साथ हो।